Hi students, today we are going to see the पेज नंबर 6. ओके, ग्रेविटेशन लेसन में से लेसन के पेज नंबर 6 का हम स्टडी कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी हियर, लो एंड हाई टाइड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है. ओके, हाउ मस्ट बी नोइंग अबाउट द हाई एंड लो टाइड्स दैट ऑकर रेगुलरली इन द सी. ओके, आपको पता है हाई टाइड और लो टाइड सी में होता है. तो वो क्या है? the level of sea water at any given location along seashore, okay, increases and decreases twice a day at regular intervals. मतलब सी शोर पे जो सी लेवल है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है दिन में 2 बार at regular interval of time. High and low tides occurs at different times at different places. मतलब अलग अलग जगह पे क्या रहता है? वो अलग अलग रहता है टाइम उसका, इंक्रीज होना और डिक्रीज होना. मतलब हाई टाइड होना सी में और अदरवाइज लो टाइड होना. ओके, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून. तो ये जो हाई टाइड अदरवाइज लो टाइड ये क्यों होती है? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून एक्सर्ट करता है उसकी वजह से होता है. क्या होता है? जहाँ पे द वाटर अंडर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल्ड टूवर्ड्स द मून. और क्या होता है? जो भी जहाँ जिस प्लेस पे भी मून है उसके नीचे का जो है उधर ग्रेविटी क्या होती है? उसके ऊपर एग्जर्ट होती है मून से डायरेक्टली. तो क्या होता है? वो वाटर पूल हो जाता है मून की थ्रू, तो मून की तरफ. ओके, सो हम उसे क्या बोलते हैं? हाई टाइड बोलते हैं. ओके, एंड द लेवल ऑफ वाटर गोज अप कॉजिंग हाई टाइड एट दैट प्लेस. मतलब जब भी मून जहाँ पे भी है उसके नीचे का जो सी लेवल है वो क्या होता है? राइज हुआ होता है, इंक्रीज हुआ होता है बिकॉज ऑफ द हाई टाइड. ओके, एट दैट प्लेस. at 2 places on the earth at 90 डिग्री फ्रॉम द प्लेस ऑफ द हाई टाइड. मतलब देखो अभी इधर तो मून है, हाँ, तो मतलब इधर क्या है? हाई टाइड है. तो इससे 90 डिग्री के 2 प्लेसेस जो हमारे अर्थ के ऊपर है वहाँ एट ए टाइम क्या होता है? लो टाइड होती है. ओके, डू यू अंडरस्टैंड इट? हाई टाइड एंड लो टाइड. ओके, अभी हम देखेंगे पेज नंबर 7. ओके, तो पेज नंबर 7 पे फर्स्ट दिया है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, विल द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिमेन कांस्टेंट और इट विल चेंज विथ टाइम. तो उन्होंने क्या बोला है? अगर एक स्टोन आप क्या करते हो, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी या कांस्टेंट रहेगी? देन आंसर इज द वेलोसिटी ऑफ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डिक्रीजेस विथ टाइम टिल बिकम्स 0. तो क्या होगी? वो टाइम के मतलब स्पीड वेलोसिटी क्या होगी? वो स्टोन की डिक्रीज होती जाएगी. कहाँ तक होगी? डिक्रीजेस विथ टाइम टिल इट बिकम्स 0. मतलब उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती है तब तक क्या होगी? तो वो धीरे 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 जाके एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो स्टोन वहाँ पे जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या होता है? रुकेगा, स्टॉप हो जाएगा. मतलब उधर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज नॉट द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम? व्हाई डज इट फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग अ सर्टन हाइट? इन क्वेश्चंस के जवाब देखो आप कैसे लिख सकते हो. व्हेन अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अप, तो क्या होता है? इट इज एक्टेड upon by the gravitational force of the earth which constantly tries to pull the stone down. तो क्या होता है? जब भी कोई स्टोन आप क्या करते हो? वर्टिकली अपवर्ड क्या करते हो? फेंकते हो, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हो. तो वो सर्टन वेलोसिटी तक क्या होता है? वेलोसिटी उसकी 0 हो जाने तक वो ऊपर जाता है. ओके, लेकिन उसी टाइम पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स tries to pull the stone down. Okay, due to the constant downward pull. और इसी डाउनवर्ड पुल की वजह से ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस स्टोन पे एक्ट कर रहा होता है ना, उसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होता है? एक सर्टन लिमिट पे स्टोन जाने के बाद उधर उसकी वेलोसिटी 0 होने के बाद क्या होता है? वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ क्या होता है? रीच करना चालू हो जाता है. मीन्स व्हाट? ड्यू टू द कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल द वेलोसिटी ऑफ स्टोन बिकम्स 0 आफ्टर रीचिंग सर्टन हाइट्स. ओके, वंस द वेलोसिटी बिकम्स 0 the gravitational force
acting on the stone cause it to start moving vertically downward. What does it maximum height depend on? उसकी maximum height depend किसके ऊपर depend है? Then the maximum height the stone can achieve depend on the initial velocity with which the stone is thrown vertically upward. ये मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? तो जिस वेलोसिटी से आप उस स्टोन को क्या करोगे, वर्टिकली थ्रो करोगे. वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा लगाई तो वो थोड़ा ज़्यादा हाइट रीच करेगा, कम है तो थोड़ी कम हाइट रीच करेगा. इट्स डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी, ओके, with which the stone thrown vertically upwards. So do you understand it? See here, according to the Newton's law of gravitation, every object attracts every other object. Thus if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with the same force. Why then does the apple fall towards the earth but the earth does not move towards the apple? Then यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो एप्पल ही अर्थ के ऊपर फॉल डाउन क्यों होता है? वाई अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द एप्पल? अर्थ क्यों नहीं मूव होती है एप्पल्स के तरफ? तो उसका आंसर क्या दे सकते हो? देखो उन्होंने आगे क्या दिया है, देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मून बिकॉज ऑफ विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. अभी आप सबको पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो मून के ऊपर भी एक्ट होता है, और उसी के कारण क्या होती है, मून क्या होता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. सिमिलर सिचुएशन, वैसी सिचुएशन एग्जिस्ट कब होती है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के लिए. वो भी ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, एक डिफाइंड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, the earth attracts them towards itself. okay, so earth क्या करती है, उन मून को, अदरवाइज जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है उनको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. बट अनलाइक द फॉलिंग एप्पल, दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ. वाई? उसका रीज़न क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट अलोंग देयर ऑर्बिट्स. ये क्यों होता है? मून एप्पल की तरफ, सॉरी, एप्पल अर्थ के ऊपर गिरता है, तो वो मून, अदरवाइज ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ के ऊपर आके क्यों नहीं गिरते? देन उसका रीज़न क्या है? देखो, इफ द वेलोसिटी वाज नॉट देयर दे वुड हैव फॉलन ऑन द अर्थ. क्या होता है? इवन दो द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते भी है, तो भी क्या होता है, उनकी जो वेलोसिटी रहती है, बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी द मून एंड सैटेलाइट इज सच दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम फॉलिंग ऑन द अर्थ. मून और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वेलोसिटी होती है उनकी वजह से वो नीचे गिर नहीं पाते. अगर वेलोसिटी नहीं होती तो वो डेफिनेटली अर्थ के ऊपर फॉल डाउन होते, बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी दैट्स नॉट फॉलिंग ऑन द अर्थ. डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हो, ये डेफिनेशन आपको एक मार्क्स के लिए पूछी जाती है. ओके, सो आपको ये तो पता है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ क्या करती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स उसके ऊपर है, उसके मतलब उसके पास, उसके अराउंड है, उसके ऊपर क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है और एक्सर्ट करती है. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, आपको ये भी पता है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है मोशन का, वो क्या बताता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन. कोई भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स एक्ट होता है तो वो क्या होता है, एक्सेलरेट होती है बॉडी. ओके, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सेलरेट होता है. Thus the gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration. Okay, this is called acceleration due to gravity and denoted by small g. तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी बता सकते हो, the acceleration produced by the earth gravitational force. okay, जो acceleration produce होता है because of the earth gravitational force, उसे आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हो, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. और ये डिनोट कैसे होता है, स्मॉल g से होता है. ओके, और उसका फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हो, g इज इक्वल टू
gm upon r square. G is equal to gm upon r square. So acceleration due to gravity depends on the mass of the earth. वो किसके ऊपर डिपेंड्स है? तो मास ऑफ द अर्थ के ऊपर है एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, और रेडियस के ऊपर भी डिपेंड है. ओके, ये तो समझ में है. और फॉर एन ऑब्जेक्ट आप रेडियस कैसे पकड़ सकते हो? मतलब हाइट भी पकड़नी है, सरफेस मतलब जो भी अर्थ की रेडियस है प्लस उसकी हाइट. ओके, एट विच दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. It does not depend upon the mass of the falling object. Thus, acceleration due to gravity is same for every free falling body. और okay, for every freely falling object के लिए mass acceleration due to gravity क्या है? Same ही है. Okay, do you understand this? अभी उन्होंने क्या पूछा है? देखो एक क्वेश्चन पूछा है, think about it में. What would happen if there were no gravity? अगर ग्रेविटी ही नहीं होती तो क्या होता? Then you just, if the gravitational force of the earth would not have existed, then all the objects would have floated in the air. Life would be unstable. क्या होता? ग्रेविटी ही नहीं है तो सारे ऑब्जेक्ट क्या होते? फ्लोट होते. Okay, what would happen if the value of g was twice as large? और उन्होंने ये भी पूछा है, अगर ग्रेविटेशन की वैल्यू, जी ग्रेविटी की वैल्यू है वो डबल होती है तो क्या हो सकता है? इफ द वैल्यू ऑफ g इज डबल्ड, द ग्रेविटेशनल फोर्स f will also get डबल्ड. अगर ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके, अगर हम ग्रेविटी जी ट्वाइस करते हैं, डबल करते हैं, तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? डबल हो जाता है. डू यू अंडरस्टैंड इट?